हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 साइंस का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ना। होल चैप्टर बच्चों हम आपके लिए लेके आया हूं। इसमें हम आज हमारा फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फिजिक्स का पार्ट होता है साइंस में, है ना। ठीक है, तो ऑलरेडी बच्चों दो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 लाइट दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद ह्यूमन आई। दो चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। आई होप आपने देखे होंगे कईयों ने। ठीक है, आइए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों ये सीरीज। वीडियो 1 2 3 4 ऐसे करके आते जाएंगे, है ना। तो वीडियो नंबर 1 जिसमें हम चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा है बच्चों? हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, बेसिकली फिजिक्स पार्ट का भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। बच्चे थोड़ा सा इसमें डरते भी हैं, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है ये चैप्टर, है ना। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। अच्छा खासा मार्क कवर होते हैं सीबीएसई में इस चैप्टर से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज ए पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और फिजिक्स वाले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। बहुत बच्चे इससे घबराते हैं, तो घबराना नहीं है, इजी है, बस कंसेप्चुअल है ना। धीरे धीरे चीजों को सीखते जाएंगे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस वीडियो का बच्चों हमारा फ्लो क्या रहेगा? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्जेस। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें मेन पार्ट चार्ज का ही है ना। तो चार्ज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, चार्ज बॉडीज की बात करेंगे, और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडीज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस पूरे वीडियो का फ्लो रहेगा। आइए फटाफट से थोड़ा इंट्रोडक्शन करें कि चार्ज आया कहां से। तो वो आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आएगा कि चार्ज क्या है और ये कहां से आए हैं और ये क्या करते हैं। मेन खेल पूरा चार्जेस का ही है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म शो करने के लिए। तो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरली भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। बच्चों मैंने दो मटेरियल लिए, मैंने बोला एक लिया मैंने मटेरियल ए और एक लिया मटेरियल बी। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ए जो मेरा है वो है आयरन या कॉपर, है ना। मैंने दूसरा मटेरियल लिया बच्चों बी, जो मेरा वुड है, या तो बोल दूं प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। क्या बात समझ में आई? एक मेरा मटेरियल जो है आयरन या कॉपर, और दूसरा मैं बोल लूं तो वुड या प्लास्टिक। यस और नो? बेसिकली दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स है। तो यहाँ अभी मैं सिर्फ मटेरियल ले रहा हूं, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूं। आइए, तो बच्चों आपको सबको पता है ये जो होता है आयरन कॉपर, है ना, ये क्या शो करते हैं? ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। आप अगर एक आयरन की रॉड से एक वायर को पकड़ो, एक वायर पर रखो आयरन की रॉड, तो आपको करंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, हाँ सर लगेगा। लेकिन आप वहीं लकड़ी वुड से पकड़ोगे तो क्या लगता है? नहीं लगता। क्या प्लास्टिक से लगता है? नहीं लगता। तो बेसिकली तो इंसुलेटर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स। बेसिकली इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स। और ये क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये क्या सब चीजें होती हैं हम अभी डिस्कस करते जाएंगे इस चैप्टर में। थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो पहले पता तो चलना चाहिए होता क्या है ना। कोई मटेरियल जो होता है उसमें करंट फ्लो करता है, किसी में करंट फ्लो नहीं करता, पूरा खेल करंट का ही है। तो ये किसकी वजह से आता है ना। वुड में नहीं होता है करंट, इन सब में करंट होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, है ना। तो कुछ सब्सटेंस बच्चों, कुछ मटेरियल शोज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर, मैं दोनों बोल सकता हूं यहाँ पे। आयरन है मैग्नेटिक भी शो करता है, कॉपर है मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैं क्या कह सकता हूं मटेरियल्स विच शोज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर विच इज नोन एज कंडक्टर ऑफ, क्या कहलाते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिसमें ना हो सके तो उसमें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। मतलब ऐसा कुछ तो है बच्चों जो आयरन और कॉपर के पास है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, और कुछ ऐसा जो इनके पास नहीं है, इसकी वजह से ये क्या इलेक्ट्रिक बिहेवियर या मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते, है ना। तो बच्चों वहां से अब हमारी कहानी चालू होगी, यहां से, जिसको हम बोलते हैं चार्ज, जिसको हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज की वजह से ही सब्सटेंस या मटेरियल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो
करते हैं। कौन बच्चों? चार्ज। कौन बच्चों? चार्ज। क्या है ये चार्ज? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी by virtue of which any material or substance shows electric or magnetic behavior. Charge is a, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, is a property, charge is a property of material by virtue of which, charge is a property of a material by virtue of which it shows electric or magnetic behavior. मतलब इन चार्ज की वजह से ही कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं। अब ये चार्ज होते क्या है? कौन है ये चार्ज? सर बताओ ये कौन है ये चार्ज जिसकी वजह से ये करंट लगता है या नहीं लगता है ना? आइए समझते हैं। तो बच्चों ये है एक मटेरियल, मेटल, मैंने कहा आयरन है, सपोज ये क्या है? आयरन है। मैंने कहा था इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल उठाइए, तो आप कहोगे सर इसका एक एटम उठाते हैं। आइए बच्चों तो इसके एटम को देखते हैं। तो बच्चों एटम में क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बना के मिलता है। न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम सबको पता है। और आउटर फेरी फेरी में क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, हमें सब पता है। एक एटम होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ व्हाट? मैटर्स generally, and that atom consists of a nucleus and a orbit in its and a electrons in its orbit, where electrons revolves around the nucleus. हमारा एटम होता है, जनरली बात है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आउटर फेरी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं चार्ज। इन्हीं को हम बोलते हैं चार्ज। इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई सब्सटेंस या कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्या बात समझ आई? इन चार्जेस की वजह से, चार्ज कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से ही कोई सब्सटेंस या मटेरियल शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। सो व्हाट आर चार्जेस? चार्जेस आर बेसिकली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हो सर? बेटा बच्चा न्यूट्रॉन होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये चार्ज क्या है, कितना होता है, भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बट चार्ज होते कौन है? हु आर द चार्जेस? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज चार्जेस। क्या बात समझ में आई? जनरली जो मटेरियल के एटम के पास होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज चार्जेस, जिसकी वजह से ही कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक, अच्छा एक यहां पर और क्वेश्चन अराइज होगा, आपका होना भी चाहिए, उसको भी मैं क्लियर आउट करूंगा प्रॉब्लम क्रिएट करके। ठीक, अगर जो मैंने बोला है, अगर बच्चों में वुड ले लूं, क्या ले लूं? वुड। तो वुड का भी तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? एटम। वुड का एटम उठाते हैं, तो वुड के एटम के सेंटर में भी बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। आउटर फेरी फेरी में इसमें भी बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अरे सर अभी तो आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करता है कोई भी मटेरियल। अब वो तो वुड में भी है, तो वुड में क्यों नहीं कर रहा? बात तो सही है। अरे भाई मैं नहीं बोला ना थोड़ी देर पहले कि चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मेटल के पास चार्जेस होते हैं, जनरली आयरन कॉपर की बात करूं तो वुड के पास भी तो होता है, लेकिन वो क्यों शो नहीं करती? वुड से अगर किसी तार को पकड़ो करंट नहीं लगता है। तो सुनो बच्चों, एटम इनके पास भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके पास भी है। प्रॉब्लम ये है इनके पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड। तो ये जो कंडक्शन ऑफ करंट जो भी मटेरियल करते हैं उसके लिए ह्यूज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बोल सकता हूं यहां पर मैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बोलूंगा? चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की बात होगी। ह्यूज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ह्यूज नंबर ऑफ फ्री charges मतलब electron and protons are required for the conduction of current to show a magnetic or electric behavior by any material, they requires huge number of, ये millions और trillions में होते हैं, huge number of free charges
है ना, और बहुत सारे चार्ज उनके पास फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। इनके पास बच्चों होते तो हैं, लेकिन बहुत सारे फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते हैं, ह्यूज नंबर में फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते हैं। और इसको थोड़ा डिटेल में मैं समझाऊं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये हाईली बाउंडेड होते हैं इसकी न्यूक्लियस से, आटम में हाईली बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, और इनको हम फ्री भी नहीं करा पाते हैं आसान प्रोसेस से, जो इन वुड में या प्लास्टिक में होते हैं। लेकिन मेटल्स के साथ मैं जनरली बोलूं, आयरन कॉपर की बात करूं, तो आयरन कॉपर के अगर मैं एटम की बात करूं बच्चों, तो हम थोड़ी सी भी एनर्जी इनके चार्जेस को प्रोवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होते हैं इसमें। और इनके एटम में अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ये आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th वगैरह में, तो अगर हम इनको थोड़ी सी भी एनर्जी दे देते, दे आर बाउंडेड, ये बहुत ही ह्यूज फोर्स से बाउंड नहीं होते हैं, किसमें, मेटल्स में जनरली, है ना, बहुत ज्यादा फोर्स से बाउंडेड नहीं होते हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं। अब आपको पता है लाखों करोड़ों, है ना, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं किसके अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर। अब उससे एक एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री करा लो तो ह्यूज नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल हो जाते हैं। क्या बात समझ में आई? सो द ह्यूज नंबर ऑफ चार्जेस आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ electricity, or you can say for current, which are available generally in metals, and in which they are available, so they are known as conductors, and in which they are non available, है ना, बहुत सारे फ्रीली होते तो हैं लेकिन इतने नहीं होते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। अब धीरे धीरे इस चैप्टर में समझोगे, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, क्लियरिटी है। तो वो जनरली जिसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स में अवेलेबल नहीं होते इतने फ्री चार्जेस, तो वो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। और मेटल्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस अवेलेबल होते हैं फ्रीली, और जनरल थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। तो यहां से चार्जेस, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, चार्जेस इज अ प्रॉपर्टी of material or substance by virtue of which it shows electric or magnetic behavior. आई होप ये बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, इतना बहुत सफिशिएंट है आपको 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहानी कहां से चालू होगी, पूरी चार्जेस से, और कितने कैसे चार्जेस चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस, huge amount of free charges are required for the conduction of current। क्या बात समझ में आई? अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू। सो व्हाट आर चार्जेस? Charges are just nothing, they are proton and electron available in atoms, and proton are basically बच्चा positively charged and electrons are basically negatively charged। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। इनका जो नेचर के हिसाब से इनको जो नाम दिया गया, प्रोटॉन्स आर बेसिकली बच्चों पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये चार्ज है क्या, अगर बच्चों हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों को रखा, प्रैक्टिकल किए गए, इन दोनों चार्जेस को रखा, एक प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, तो ये बच्चों अट्रैक्ट कर गए। पॉजिटिव पॉजिटिव रखा बच्चों तो ये रिपल कर गए, और जब नेगेटिव नेगेटिव रखा तो भी ये रिपल कर गए। लेकिन इनको पॉजिटिव को बच्चों न्यूट्रॉन के साथ रखा, कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव को न्यूट्रॉन के साथ रखा, कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ रखा मान लो तो कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली जो अट्रैक्शन और रिपल्शन या जो भी कुछ देखने के लिए मिल रहा है वो किसके साथ हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नामकरण कर दिए गए पहले। अगर बोल दिया जाता इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है और प्रोटॉन नेगेटिव है, इनकी प्रॉपर्टी पड़ी गई, उसके हिसाब से इनको पॉजिटिव चार्ज बोल दिया, इनको अपोजिट नेचर था तो नेगेटिव चार्ज बोल दिया। पहले अगर इनको पॉजिटिव बोल दिया जाता तो आज हम पढ़ाई पॉजिटिव से कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को समझ के, इसको नेगेटिव से पढ़ रहे होते। नामकरण है वो, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है मतलब खराब इंसान है, नहीं, चार्ज बोला गया, उस पर नेगेटिव और उस पर पॉजिटिव। अब इस चार्ज की वैल्यू दी गई जो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड की गई होगी, उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। चार्ज है ना, एक क्वांटिटी है जो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो एक चार्ज की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है प्लस माइनस
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक बहुत छोटा चार्ज है। क्या बात समझ में आई? इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, अब हमने बोला ना चार्ज, जैसे हम लिखते हैं ना बच्चों, फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो फोर्स तो आप समझते हो क्या होता है, न्यूटन क्या है उसकी यूनिट। ऐसे ही बच्चों ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर एक एनर्जी टाइप होती है, इसको हम बोलते हैं चार्ज। एनर्जी नहीं है अभी, चार्ज पूरा है ना, इनके ऊपर कुछ एनर्जी होती है, इनको हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। उसकी क्या होती है? यूनिट। एनर्जी की यूनिट नहीं, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इनके पास कुछ टाइप एनर्जी टाइप होती है, जिसको हमने क्या बोला बच्चों? चार्ज। क्या बोला? क्या? चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक चार्ज है, जिनके ऊपर जिनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे हम कहते हैं ना ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कांस्टेंट, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ये चार्जेस हैं। क्या है? चार्जेस, जिनके चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इनकी यूनिट होती है बच्चों कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ई मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझना, प्लस होगा। ई मतलब चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? चार्ज। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा बच्चों? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियरिटी है? Yes or no? So what are charges? Charges are the property by virtue of any material, by virtue of which any substance or material shows electric or magnetic behavior, and they are basically electron and proton which are present inside the atoms. Yes or no? So protons are positively charged, electrons are negatively charged. Yes or no? Done है बात? अच्छा, and now the terms about the magnitude of charge. तो चार्ज की यूनिट होती है बच्चा कूलम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, है ना। कूलम नाम के साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसकी यूनिट पड़ी, जैसे कि फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन साहब के नाम पे पड़ी, है ना। ऐसे चार्ज की यूनिट किसके नाम पे पड़ी? साइंटिस्ट थे कूलम साहब, उनके नाम पे। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। मतलब एक छोटा सा चार्ज कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। चार्ज की जो वैल्यू है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वो शो करते हैं, तो एक चार्ज की जब हम बात करें तो बहुत छोटी वैल्यू, मतलब इसके आगे आपको बच्चों 10⁻⁻19 है ना, तो इसके आगे आपको 18 जीरो लगाने पड़ेंगे। कितनी सी वैल्यू है, बहुत छोटी, बट इज नेग्लिजिबल। तो इसलिए में बहुत सारे चार्ज चाहिए पड़ते हैं ना, कि कुछ वैल्यू बड़ी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन के ऊपर ये होता है। आई होप आपको व्हाट आर चार्जेस इज क्लियर टू यू। यस और नो? डन है। These are only responsible for the conduction of electric current, electron and proton. आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लेना। एनसीईआरटी को आप ओपन करेंगे तो बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है चार्ज के बारे में, लेकिन सीबीएसई में आते हैं क्वेश्चंस, तो अकेले एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, पढ़नी तो है ही है, साथ साथ पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो आप देख रहे होगे कि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ आगे ज्यादा दिया नहीं है, बट जरूरी है। आइए तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। प्रॉपर्टी बोल लो या इसके उनके बारे में बोल लो, जल्दी जल्दी समझेंगे। सो बेसिकली बच्चों, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। पॉजिटिव चार्ज विच इज नोन एज प्रोटॉन, जिसकी वजह से, कौन से चार्ज की बात हो रही है? जिसकी वजह से कंडक्शन शो करता है। अब हायर क्लासेस में आओगे, है ना, तो आप अल्फा बीटा चार्जेस भी पढ़ोगे, है ना, तो वो भी चार्ज कहलाते हैं, लेकिन उनकी वजह से करंट की बात नहीं होती है। जो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से होता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज आर बेसिक, चार्जेस आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। क्या बात समझ आई? लिख सकते हैं आप, चार्ज बोलेंगे, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन चार्जेस। तो और एंड प्रॉपर्टीज, so charges are of two types, basically protons and electrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged. सेकंड सुनिए, सेकंड सुनिए, सेम चार्ज या लाइक चार्ज भी बोलते हैं, सेम चार्ज या लाइक चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं,
या नेगेटिव नेगेटिव बोल दें, सेम चार्ज या लाइक चार्ज, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस बच्चों रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, एंड अपोजिट चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बात समझ में आई? सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, यहां होगा रिपल्शन, यहां भी होगा रिपल्शन, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आई होप, है ना। और यहां अट्रैक्शन। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे बच्चों? लाइक चार्जेस और द सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो नोट इट डाउन, पॉज करके लिख लिया करो। आगे बढ़े, चलो थर्ड सुनिए। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। ये क्या है सर? ये इंपॉर्टेंट है समझना। चार्जेस यहां से क्वेश्चन भी बनेगा। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, that is they are integer multiples, they are integer multiples। ध्यान से सुनिएगा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर and that is they are integer multiples of a single charge generally। आओ ये समझते हैं क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। जो चार्जेस होते हैं वो इंटीजर नंबर में अवेलेबल होते हैं, पॉइंट्स में नहीं। कैसे? मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन, तो या तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर की बात कर रहा हूं, या तो मैं नंबर की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, या प्रोटॉन की बात कर लो। बट आप ये नहीं कह सकते हो इसके पास 1.2 इलेक्ट्रॉन है, कभी फ्रैक्शंस में नहीं होते, डेसिमल्स में नहीं होते। इसका मतलब यही होता है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, है ना। दे आर इंटीजर मल्टीपल्स। क्या बात समझ में आई? दे आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ सिंगल चार्ज। जब हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो जो टोटल चार्ज होगा बॉडी का वो क्या होगा? एक चार्ज जितना एक पे चार्ज है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज जितने उसके पास हैं। समझ में आया? तो यहां से समझ में आता है बच्चों, जो टोटल चार्ज होता है बॉडी पे Q, वो होता है N इंटू E। मैं कह रहा हूं ये बॉडी है, इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो बॉडी है इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इंटीजर ही तो है 100। क्या मैंने कहा 1.1 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 100.5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों, वो नंबर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स में होते हैं जनरली। एक होगा, दो होगा, तीन होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, या 1.5 प्रोटॉन नहीं हो सकता, या 2.5 प्रोटॉन नहीं हो सकता। आई होप आई एम क्लियर टू यू। So basically they are available in a numbers, not in a decimal. So that is known as quantization of charge. तो total charge होगा क्या? तो ध्यान से सुनना, Q is equals to N into Q। मैं कह रहा हूं इस बॉडी के पास बच्चों, है ना, अभी हम पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ द बॉडी, उसमें आएगा। इस बॉडी के पास मैं कह रहा हूं 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 100 इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा? मैं कहूंगा एक पे कितना चार्ज होता है, हमने अभी पढ़ा है, एक पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज दोनों के ऊपर क्या होता है बच्चों? सेम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो मैं कहूंगा इनको जोड़ दो 100 बार, इतना टोटल चार्ज हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूं शुगर समझ, तो शक्कर, शक्कर के एक दाने का मास कितना है? 1 ग्राम। एग्जाम्पल ले रहा हूं, शक्कर के एक दाने का मास, शुगर के एक दाने का मास कितना है? 1 ग्राम। तो मैं कहूं आपसे 1000 दाने का कितना होगा? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया? 1000 ग्राम्स, और आप कह सकते हो 1 kg। सिमिलरली एक पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो मैं कह रहा हूं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े Q से, तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो 2 जीरो इसके चले जाएंगे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। ये चार्ज है इस बॉडी के पास। अभी हम चार्ज बॉडीज पढ़ेंगे ना, तो उसमें चार्ज निकालना पड़ता है।
एक बॉडी के पास कितना चार्ज है। तो जनरली इसके पास अभी कितना है ये, तो यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला भी लिखेंगे आप, N इंटू ई। समझ में आया, N इंटू ई, क्लियरिटी है, N इंटू ई, डन। वेयर N इज अ इंटीजर और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इस फॉर्मूले में Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। Q क्या है बच्चों, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। और N क्या है, N इज अ इंटीजर विच इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव इंटीजर है ना, नेगेटिव, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और E क्या है, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। आई होप दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, नोट मिटा दूं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी बच्चों, अभी हमने मिटाते मिटाते रिवाइज कर लेंगे। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब दे आर अवेलेबल इन अ इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर तो डेसिमल नंबर्स होते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, 1000 होंगे, 1 करोड़ होंगे, बट कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगे। चार्ज पॉइंट में आ सकता है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, मैं कहूं 1.6 कूलम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं बॉडी पे चार्ज कितना है, 1.6 कूलम। तो चार्ज तो टोटल ये तो हो सकता है डेसिमल में, नंबर्स डेसिमल में नहीं हो सकते, ये तो पॉजिटिव इंटीजर में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो कभी, मैं कभी नहीं कह सकता हूं बच्चों कि इस बॉडी के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ आया। बट ये जरूर कह सकता हूं कि 1.6 कूलम चार्ज है, समझ में आया, यस और नो, डन है बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप समझ चुके होंगे। फोर्थ पॉइंट प्रॉपर्टी सुनो जल्दी। चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, फटाफट। चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों जितने चार्ज नेचर में है उतने ही है, मतलब दे नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही कहानी जैसी एनर्जी में लिखते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड कौन, और डिस्ट्रॉयड। Charges are conserved in nature. Charges are conserved in nature. They are neither be created nor be destroyed because they available in a pairs. हम कैसे लिखते हैं, because they forms or available in a pair. Pairs कैसे, they forms in a pairs. They form in a pairs. मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। मतलब चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है। जनरली दे आर कंजर्व्ड इन नेचर, जितने चार्जेस नेचर में है उतने ही हैं। हाँ, होता क्या है ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहता हूं बच्चों ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं। आप ऐसे समझिए, आप एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से जोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से जोड़ दो, तो अगर आप जोड़ोगे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये तो होगा माइनस का अगर ये इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो दोनों को चार्ज जोड़ने के बाद इसमें नेट चार्ज कितना आ गया बच्चों, 0। कितना आ गया, 0। इन्हीं को तो न्यूट्रल कहते हैं, जिसके पास जो नेट चार्ज हो वो कितना है, 0, तो वही क्या हो गया हमारा न्यूट्रल। अगर अब किसी प्रोसेस से हम इसको तोड़ दें, क्या करें, तोड़ दें, तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, एक प्रोटॉन बन जाएगा। तो ये कैसे अवेलेबल हुए, जब इसको तोड़ा तो कभी ये नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन ही बनेगा। जब एक न्यूट्रॉन तोड़ेंगे बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और एक प्रोटॉन भी बनेगा, और अगर ये फिर से जोड़ेंगे तो वहीं के वहीं वापस हम उस न्यूट्रॉन पे आ जाएंगे। तो दे आर कंजर्व्ड इन नेचर, जितने हैं उतने ही अवेलेबल रहेंगे। मैं कह रहा हूं अलग से एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, ठीक, उनने मिलके क्या बना लिया, न्यूट्रॉन। इस पे चार्ज कितना हो गया, 0, ये क्या बन गया, दोनों को मिलके न्यूट्रॉन। अब ये टूटेगा तो फिर से क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ये फिर से टूटेगा तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो जितने थे उतने ही तो हैं। तो चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, दे ऑलवेज फॉर्म अवेलेबल या फॉर्म्स इन पेयर्स, दे कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
आई होप इट इज क्लियर टू यू। डन है, आगे बढ़े। तो ये जनरली कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी बच्चों, चार्जेस की। और भी हैं लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, 10th क्लास के हिसाब से सफिशिएंट है। क्या बात समझ में आई? अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी समझ ली। समझना क्या, याद कर लो, जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा 10th में, लेकिन अच्छे एग्जाम्स में बैठो तो कहीं आ जाती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9 इंटू 10⁻³ ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो कि बहुत कम है। और जो प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और इनके ऊपर बच्चों दोनों के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये याद रखना है आपको, ये मासेस होते हैं। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, बहुत काम आते हैं, वहां एक से क्वेश्चन होते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, डन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की, हमें पता होना चाहिए। डन है बात। एक मास रिलेशन, मास वेलोसिटी रिलेशन भी है जो हमें काम नहीं आता। अगर चार्ज को अगर हम बहुत वेलोसिटी से अगर चला दें तो उनके मास भी बदल जाते हैं, लेकिन हमारे अभी ये काम का नहीं है। ठीक, 12th क्लास में आता है। तो हेडिंग डाल दीजिए चार्ज बॉडीज, फटाफट से समझ लेंगे इसको, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चार्ज बॉडीज, चार्ज बॉडीज क्या होती हैं? चार्ज बॉडीज बच्चों क्या होती हैं ये, तो ध्यान से समझना। इफ अ बॉडी हैज और मटेरियल, चार्ज मटेरियल भी कह सकते हैं, चार्ज बॉडीज की बात करते हैं, है ना, चार्ज बॉडीज। If a material has unequal number of electrons and protons, the body is said to be charged. अगर मैं कह रहा हूं किसी सब्सटेंस, किसी मटेरियल या किसी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अनइक्वल है, ध्यान से सुनना, लेट मी वंस चेक द वीडियो। बेस्ट है। चार्ज बॉडीज, इफ एनी मटेरियल और बॉडी has unequal number of electrons and protons, the body is said to be charged. अगर किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो बॉडी कैसी कहलाती है, चार्ज। क्या बात समझ में आई? और अगर दोनों बराबर हैं, ऐसी बॉडीज को हम चार्ज बॉडीज बोलते हैं। दो टाइप की होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे। चार बच्चों देखो, स्किप मत करना। आपको लग रहा होगा कि सर अभी ये तो क्या कर रहे हैं, तो ये चैप्टर का बेसिक है। किसी भी चीज का बच्चों अगर बेसिक ना पता हो तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हो, आपको चार्ज पता नहीं है क्या कहलाता है, किसकी वजह से बॉडी में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, आपको पता ही नहीं है। किसी ने पूछ लिया, बता नहीं पाए, आप तो कह रहे हो सर हम तो करंट निकाल देंगे, उसमें कितना है। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप किसी साइंस के स्टूडेंट हो तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, है ना, बहुत काम आती है। तो चार्ज बॉडीज क्या कहलाती हैं? If a body has unequal number of electrons and protons, then the body is said to be charged. Equal होगा तो क्या कहलाएगी? Number of electrons is equals to number of protons. Generally E से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, पूरा चाहो तो पूरा लिख देता हूं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो जाएं, तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो जनरली बॉडीज होती हैं। कोई भी बॉडी हम देखें बच्चों, तो हमें ये पता है किसी भी बॉडी में जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। अगर हम एटम में जाएं तो किसी भी बॉडी के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं इसका एक एटम उठाओ, इसका जब हम एटम उठाएं और उसके एटम में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जनरली बराबर होते हैं। और जितने भी एटम होंगे सबके बराबर होंगे, तो जोड़ भी लो तो सबके इलेक्ट्रॉन और सबके प्रोटॉन क्या है, बराबर बराबर। तो उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हुए बच्चों, सेम हुए। क्या बात समझ में आई? तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। लेकिन अगर किसी प्रोसेस से कुछ करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अलग अलग कर दें, या तो ये ज्यादा हो जाए या वो ज्यादा हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। If the number of electrons is not equal to the number of protons, the body is said to be charged. अब वो हम कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, है ना। If a body has unequal number of electrons and protons,
इफ अ बॉडी हैज unequal number of electrons and protons the body is said to be charged, और अगर इक्वल होंगे तो न्यूट्रल। ठीक, जनरल सी बात है, बचपन से पढ़ रहे। आइए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडीज। पहली बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। आप पूरा लिख लेना पॉजिटिवली, पॉजिटिव के लिए प्लस बना देता हूं मैं सर, शॉर्टकट। अरे ठीक है यार, मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। दो टाइप की बॉडीज होती हैं चार्ज में, वैसे तो तीन है, एक तो चार्ज बॉडीज में दो हो गई और एक न्यूट्रल हो गई, तो हम चार्ज बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो दो टाइप से चार्ज होती है बॉडी, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। आप नेगेटिव लिख लेना पूरा, नेगेटिव पेपर में मत करके आना ऐसा। तो दो टाइप की चार्ज बॉडीज होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और बच्चा एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एम आई क्लियर टू यू? अब ये दोनों क्या होती है फटाफट देख लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। आइए फिर प्रोसेस देख लेंगे फटाफट से, तीन प्रोसेस, तो पूरा इंट्रोडक्शन एक पार्ट क्लियर हो के आ जाएगा हमारे सामने। आइए, पॉजिटिवली चार्ज, इफ अ बॉडी हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, क्या ज्यादा है, प्रोटॉन। इफ अ बॉडी हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो बॉडी कैसी कहलाती है, पॉजिटिवली चार्ज। लिख लेना। तो हम न्यूट्रल वाले चार्ज तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, हम सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव। ऐसे रिप्रेजेंट कर दो पॉजिटिव बॉडी को, और जो माइनस होंगे वो माइनस प्लस के साथ तो न्यूट्रल बना के बैठे होंगे अपना। अब कुछ प्लस 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 अवेलेबल है अपने पास, तो बस वही हम शो करते हैं जो ज्यादा है। तो इसमें हम क्या शो करेंगे, प्लस 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 प्लस, क्योंकि इसमें प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बस खाली पड़े हैं। और भी होंगे इसमें चार्ज, लेकिन वो क्या बना के रखे होंगे, न्यूट्रल। पॉजिटिव माइनस न्यूट्रल, पॉजिटिव माइनस न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। लेकिन कुछ पॉजिटिव ज्यादा अवेलेबल है जिनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। कैसी बोलेंगे बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जिन बॉडीज के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है उस बॉडीज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव को। डन है बात? आगे बढ़े, दूसरी सुनो, नेगेटिवली चार्ज। फटाफट, तो क्या उल्टा कर लो, बस क्या ही है, इनको करते कैसे वो भी देखेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज, इफ अ बॉडी हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, अब बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, बॉडी के पास क्या ज्यादा हो जाए बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन क्या हो जाए, कम। ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो कम कौन होंगे, प्रोटॉन। इफ अ बॉडी हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव में पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव में नेगेटिव ज्यादा, जो ज्यादा वही राज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए, डिब्बा बनाया, बॉडी बनाई, यहां माइनस ज्यादा है तो माइनस शो कर दो। ठीक, तो ये क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज। क्या बात समझ में आई? सो दीज आर चार्ज बॉडीज। इफ अ बॉडी हैज unequal number of electrons and protons or the unequal of charges, the body is said to be charged. There are basically two types of charges बच्चों, charge bodies, positively charged, negatively charged. If the proton is more, then that is negatively charged. The electron is more, it is negatively charged. क्या बात ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडी, मोस्ट समझने वाली बात यहां पे ध्यान से सुनना। बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, तो जनरली तीन प्रोसेस है बच्चों, यहां पर हम जल्दी जल्दी उन प्रोसेस को समझेंगे और इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा जो कि चार्जेस की पूरी कहानी थी। उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जो मजेदार चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडी, अरे बच्चों इनको चार्ज ऐसे थोड़ी बाजार में थोड़ी ना मिलती है, बॉडी जाओ और ले आओ, हाँ बाजार में ही मिलती हैं, बेसिकली सेल वगैरह जो खरीदते हो वो यही सब है। अच्छा, तो जनरली बॉडीज कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से सीरीज बनी होती है। उनके अंदर एटम होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, है ना। देखो और अब बड़ा करके समझाता हूं थोड़ा सा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस,
माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये जोड़े भरे हुए माइनस प्लस के, क्या बने हुए बच्चों, जोड़े, पेयर्स बना के रखा है इन्होंने। तो जितने माइनस है उतने ही पॉजिटिव है, जितने ही माइनस है उतने ही प्लस है, तो ये क्या है अभी, न्यूट्रल है। अगर हम इनको अनइक्वल कर दें ये हो जाते हैं चार्ज। तो याद रखना बच्चों, किसी भी बॉडी से हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या बॉडी में डाल सकते हैं, दो ही चीज हो सकती है। प्रोटॉन को ना तो हम बॉडी से निकाल सकते हैं ना बॉडी में डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों प्रोटॉन होता है किसके पास, न्यूक्लियस के पास। प्रोटॉन किसके पास होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। और ये बहुत ही न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। तो हम प्रोटॉन को इजिली प्रोसेस से न्यूक्लियस के बाहर नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही है, पेरीफेरी में घूम रहा है, मतलब ऑर्बिट में, इसको हम इजिली निकाल सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट है तो सप्लाई कर सकते हैं। आपने पढ़े होंगे एलिमेंट्स, मेटल्स के, बहुत सारे नॉन मेटल्स के, उसमें ऑर्बिट में वैकेंसीज होती हैं, वो इतने ले सकते हैं या दे सकते हैं, आपको पता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को इजिली निकाल सकते हैं और इजिली सप्लाई कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सोच के देखो, जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो ज्यादा कौन बचेंगे, प्रोटॉन। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, चार्ज। बोलो बच्चों, बेसिक बता रहा हूं, फिर प्रोसेस पे आता हूं। जब इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दोगे बच्चों, तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, बोलो, पॉजिटिवली चार्ज। और इसी में से अगर बच्चों आप इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो क्या ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली। तो मतलब सीधा सीधा हेर फेर ये है, किसी भी बॉडीज में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दें, तो बॉडी चार्ज हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लेंगे बच्चों तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देंगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ये करते कैसे हैं, आइए समझते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडीज। अब ये मत कहना सर एनसीईआरटी में है कि नहीं, वहां मत जाओ, बेसिक समझो चैप्टर का, फिर तो पूरी कहानी लंबी है। आइए, फर्स्ट इज कंडक्शन। देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडी बच्चों, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। फटाफट से समझेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। There are three process of charging the body. Number one is conduction, induction and friction. तीनों हम आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो पहली हेडिंग डाल दो, कंडक्शन। क्या है ये कंडक्शन, आओ समझते हैं। तो बच्चों, कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी चार्ज द बॉडी। अब इसमें ध्यान से सुनना, इसमें पहले से बच्चों एक इनिशियली चार्ज बॉडी चाहिए होती है। तो मैंने कहा एक इनिशियली चार्ज बॉडी हम ले आए पॉजिटिव, मैंने कहा ये बॉडी ए है, बॉडी ए विच इज इनिशियली चार्ज विथ पॉजिटिवली चार्ज। एक बॉडी बी है, एक बॉडी बी है जो इनिशियली कैसी है, न्यूट्रल है। अभी कैसी है, न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। कंडक्शन समझ रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास बच्चों एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और हम एक दूसरी बी चार्ज, नेगेटिवली मतलब न्यूट्रल बॉडी बी, इसको हमें चार्ज करना है। ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये कैसी है, न्यूट्रल। अब हमने बच्चों क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। क्या लाया, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज थी, इसको यहां कांटेक्ट में लाया। क्या बात समझ, अंदर नहीं जाएगी, इसके कांटेक्ट में लाया, किसको, बी को। अब बच्चों क्या होगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। प्रोटॉन तो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के, जिसको आसानी से एटम के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यस और नो, समझ में आई बात। तो प्रोटॉन तो नहीं छोड़ सकता इस बॉडी को, तो होगा क्या, इस बॉडी के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब यहां पर तो बच्चों सब जगह क्या होंगे, एटम एटम होंगे ना। यहाँ पे क्या होंगे, एटम 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 एटम, इस मटेरियल के एटम्स होंगे, समझना, डिटेल में बता रहा हूं। तो इसके एटम्स होंगे, इसके एक एटम को देखो आप, इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ये बॉडी इसके टच में आती है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता, हमने अभी पढ़ा था। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा अपनी तरफ। क्या बात समझ में आई। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे यहाँ पे, उसके इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के इनके पास चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। पढ़ोगे आप 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ तो बहुत सारे प्लस प्लस हैं, और ये इसको सिंगल देखो, इसको सिंगल ही, तो इस बहुत सारे प्लस प्लस इसको खींच लेंगे, है ना। दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, है ना। और ये स्टेबल होना चाहती है,
दुनिया में हर बॉडी बच्चों क्या होना चाहती है, स्टेबल, है ना, कैसे भी हो। और ऊपर हाइट पे रखी हो तो कहाँ जाएगी, नीचे, कैसे, क्योंकि स्टेबल कहाँ हो जाएगी, वो अर्थ पे। हर चीज स्टेबल होना चाहती है। ये अभी स्ट्रेस्ड कंडीशन में बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ जाए, न्यूट्रल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो बेसिकली क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉडी के टच में आएंगे, इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। कब तक ट्रांसफर होते हैं वो अलग चीज है, अभी हम चार्जिंग ऑफ प्रोसेस समझ रहे हैं बॉडीज के। ये हायर क्लासेस की बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, तब तक चार्जेस में आते रहते हैं ना, वो थोड़े हायर क्लासेस की बात है। अभी हम उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से जंप करके इसमें आ जाएंगे। अब इन बॉडी को कर दो बच्चों अलग अलग। तो जब कुछ इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो यहां ज्यादा क्या बचे, पॉजिटिव। तो ये देखो, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई बच्चों, बी वाली, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। क्या बात समझ में आई। In our conduction process we initially required a charged body, we initially required a charged body, बस कहानी खत्म। So when a neutral body comes in contact with a charged body, the sharing of electrons takes place and the body gets charged with the same nature। किसके कांटेक्ट में लाया था, प्लस के। किसके कांटेक्ट में लाया था, प्लस के। तो कैसी चार्ज हुई, प्लस ही चार्ज हुई। यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। सिमिलरली देखो, अगर मान लो बच्चों हमारे पास क्या होती, नेगेटिवली चार्ज होती, और दूसरी बॉडी में इसके कांटेक्ट में लाते जो क्या थी, न्यूट्रल। अब प्रोटॉन तो यहां जाएंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करे तो इसके पास क्या ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन, है ना। ये लाफिंग बुद्धा समझ गया, मतलब लाफिंग स्माइल फेसेस टाइप। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करने लगेंगे क्योंकि यहाँ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा। इनके पास चले जाएंगे तो ये थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए, उसके पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिवली चार्ज। तो कैसी इनिशियली चार्ज थी, नेगेटिवली, तो भी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव। सो व्हाट इज कंडक्शन प्रोसेस, इन अ कंडक्शन वी इनिशियली रिक्वायर्स अ चार्ज बॉडी, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी कम्स विद contact with a charged body, the sharing of charges takes place and the body gets charged by the same nature of initially charged body। समझ में आ गया, लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट का रिक्वायर्ड है, फिजिकली बॉडी एक दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होना चाहिए। डन है बात, आगे बढ़े, चलिए। आइए फटाफट से इंडक्शन समझते हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस है। उसमें याद रखना, जिस तरीके की इनिशियली चार्ज बॉडी होती है वैसा ही चार्ज हम कर पाते हैं। प्लस होगी तो प्लस कर पाएंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कर पाएंगे। किसमें, कंडक्शन, इंडक्शन। इसमें भी पहले से बच्चों एक इनिशियली चार्ज बॉडी चाहिए पड़ती, तो हमने कहा हम लेके आ गए प्लस, माइनस लिया, कोई बुराई नहीं है, इसमें दोनों तरीके से चार्ज हो जाती है। अब एक बॉडी है बच्चों बी, इसको चार्ज करना है, ठीक है बात। एक बॉडी है बी, इसको चार्ज करना है। एक बार हम वीडियो देख लूं, कभी कभी बंद हो जाता है चलते चलते, बहुत बढ़िया। तो एक दूसरी बॉडी है बच्चों, इसको चार्ज करना है, ये वाली। तो मैं पहले से एक बॉडी लेके आया ए, जो कैसी चार्ज है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। मैं दूसरी बॉडी लेके आया, इसके सामने रख दिया। अब क्या होगा बच्चों, ये प्लस चार्ज है, अब बॉडीज के कांटेक्ट में तो है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जंप तो भी करेंगे नहीं जनरली। तो क्या होगा, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव। तो कुछ चार्जेस बच्चों यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव, इसके वाले सरफेस पे, और कुछ प्लस वाले क्या हो जाएंगे, रिपल, प्लस वाले पहुंच जाएंगे इस सरफेस पे। ध्यान से देखिएगा, जो चार्जेस होते हैं इनके फेसेस पे जमा हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट प्लस अट्रैक्ट्स माइनस। प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन, और प्लस में क्या होता है, रिपल्शन, और माइनस में भी क्या होता है बच्चों, रिपल्शन। तो जनरली ये प्लस है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींच लेगा, इन सब पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस वाले फेस पे जमा हो जाएंगे और प्रोटॉन इस वाले फेस पे जमा हो जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। डन है बात इतनी सी। कितने हुए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले न्यूट्रल थे और अभी भी ये न्यूट्रल ही है, ऐसा नहीं है चार्ज हो गई, अभी भी ये न्यूट्रल है। इस बॉडी के अंदर अभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, बराबर है, बट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बात समझना अर्थिंग की। सर ये अर्थिंग क्या है, बहुत सुना होगा आपने घरों में, अर्थिंग अर्थिंग अर्थिंग। बच्चों ये समझना, अर्थ एक रिजर्वायर है। अर्थ क्या है, एक रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है,
कोई भी चीज जो आपके पास है अगर आपसे ले ली जाए या आपको दे दी जाए तो आपकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं अर्थ एक इलेक्ट्रॉन्स का रिजर्वायर है। किसका रिजर्वायर है? इलेक्ट्रॉन का। अर्थ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का रिजर्वायर है। ये कितने जितने चाहे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे सकता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जनरली समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन, अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ जितने चाहे इलेक्ट्रॉन आपको दे सकता है और आपसे ले सकता है। जैसे कि मैं बोलूं समुद्र, सी इज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर। अगर आप कुछ पानी सी में से निकाल लो तो क्या उसका पानी घट जाएगा? और क्या कुछ पानी आप सी को दे दो तो क्या उसका पानी बढ़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत पानी अगर समुद्र में डाल दो, समुद्र से निकालो, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका पानी कम हो गया कि बढ़ गया। सिमिलरली अर्थ इज अ रिजर्वायर। तो ऐसी चीजों को हम रिजर्वायर बोलते हैं। तो अर्थ क्या है? एक रिजर्वायर है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जितने चाहे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दे सकता है और ले सकता है। बस यही समझना था। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? अर्थिंग करेंगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको इस बॉडी को प्लस चार्ज करना है कि माइनस चार्ज करना है। जो भी करना हो अपन कर सकते हैं। मैंने कहा प्लस चार्ज कर लेते हैं। कैसे चार्ज कर लेते? प्लस। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से अर्थिंग कर देते हैं। याद रखना, प्रोटॉन बॉडी के बाहर नहीं जाएगा। यहां से क्या कर देंगे? अर्थिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, अर्थ के लो पोटेंशियल की वजह से अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या बात समझ में? इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो अर्थ का पोटेंशियल आस्क फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहां से कहां चले जाएंगे? अर्थ में। अब हम अर्थिंग हटा देंगे। तो जब आप बच्चों अर्थिंग हटा देंगे तो इसके पास क्या बचेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। क्या बात समझ में आई? क्या बचेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने एक फेस जहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ना पता चल चुका होगा ये पॉजिटिव है तो फेस, इसी फेस पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो यहां पर हमने अर्थिंग कर दी, एक वायर को अर्थ में डाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से देखो टच मिल गया ना, तो इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाएंगे? अर्थ में। इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाएंगे? अर्थ में। क्या बात समझ में आई? यस और नो? ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, जो हम आगे वाले वीडियोस में समझेंगे। सिमिलरली अगर आपको कैसी चार्ज करनी है? नेगेटिवली। तो देखो फटाफट, पॉजिटिव, फिर से वही कहानी, जल्दी जल्दी समझते हैं इसको, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, है ना। आपका हमारा टाइम दोनों का बहुत कीमती है। तो यहाँ नेगेटिव आ गए, डन है बात। यहाँ पॉजिटिव आ गए। अब आप पॉजिटिव की तरह क्या कर दो? अर्थिंग यहाँ कर देते हैं। लो भाई, मैंने कहा था अर्थ रिजर्वायर है। पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही जितने चाहे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अब अर्थ सप्लाई कर देगा जितने रिक्वायर्ड है ना। इन सब प्लस प्लस को क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। और यहां पर ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो ध्यान से सुनना, इन कंडक्शन प्रोसेस अ बॉडी इज अ चार्ज बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी इज प्लेस्ड very close to each other, but there should not be any physical contact. कोई physical contact नहीं है. So in a conduction process, a body is placed, a charged body is placed close to a neutral body, and the redistribution of charge takes place on the, and the charge gathered on the faces of a neutral body due to the force of attraction and repulsion. Then the body gets earth. Then the body gets earth and the charges are supplied to the earth or from the earth and the body gets charged. ऐसा ऐसा आप लिख सकते हो कहानी। क्या बात समझ में? as shown in figure करके, है ना। as shown in figure, a body A is positively charged and body B is neutral, placed close to a body A. So the charge get redistributed on the faces of B, the negative this side and positive this side. Now the faces get earth, and when the negative face get earth, the electron transfers to the earth and the body get positively charged. Similarly, when the positive side get earth, the electron is transferred from the earth and they get neutralized and the body get negatively charged. I hope आपको इंडक्शन समझ आ गया होगा। नोट कर लें, डायग्राम बनाना, डायग्राम बहुत जरूरी है। आप ऐसे ये दोनों डायग्राम बना के समझ लगा के आ जाएंगे, वो समझ जाएगा चेक करने वाला टीचर कि आपको अच्छे से आता है। डन है बात। लास्ट फ्रिक्शन। इसके बाद हम आपको चार्ज की छोटा सा एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। फ्रिक्शन, इसको 2 मिनट में समझेंगे फटाफट।
थर्ड प्रोसेस फ्रिक्शन। कुछ नहीं करना, जहां आप मोबाइल को नीचे रखना, जो मैं आप वीडियो देख रहे होंगे, अब दोनों हाथों को रब करो। क्या हुआ होगा? हाथ गर्म हो गए होंगे। सिमिलरली जब हम दो सब्सटेंस को रफ करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से हुई है बच्चों? फ्रिक्शन की वजह से। ये एनर्जी किसको मिलती है? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी का ऑर्बिट छोड़ के दूसरे बॉडी में चला जाता है एंड बॉडी गेट्स चार्ज, एंड बॉडी गेट चार्ज। जैसे कि मैं आपसे कहूं ये ग्लास रॉड है, क्या है? ग्लास की रॉड है, और ये वूल का कपड़ा है, मतलब कपड़ा है किसका? वूल। इन दोनों को रब करो। क्या करो? रब करो। तो इनमें चार, अगर आप ग्लास रॉड से वूल को रब करते हो, वूल से आप ग्लास रॉड को आप रब करते हो बच्चों, तो होता क्या है कि इसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। किसमें? वूल में। किसमें? वूल में। तो ये चार्जेस किसमें चले जाते हैं? ग्लास रॉड में। किसमें चले जाते हैं? ग्लास रॉड में। और ये एक दूसरे से चार्ज हो जाते हैं। ये कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली। और ये कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली। क्या बात समझ में आई? जब इससे चार्ज इसमें गए हैं इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज हमने वूल को ग्लास रॉड से रब किया, ग्लास रॉड लो, उस पर वूल रब करो, है ना? वूल का क्लॉथ होता है ना, उसको रब करो, है ना? ये समर वाले क्लोथ्स होते हैं जनरली। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो ये कैसे चार्ज हो जाएगी? सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगी पॉजिटिवली। कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली। ये कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली। क्या बात समझ में आई? थोड़ी सी मिस्टेक। यस और नो? सिमिलरली आपने एक काम करते हो कि आप बचपन में हेयर से आप बाल को रब करते हो स्केल से, और पेपर पर लगाते हो तो पेपर उठ जाता होगा। उसमें होता क्या है, आपके जो हेयर्स होते हैं उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ चले जाते हैं? स्केल में। कहाँ चले जाते हैं? स्केल में। तो स्केल आपका कैसा चार्ज होता है? हो जाता है नेगेटिवली। तो जब आप पेपर के पास लाते हो तो प्रोटॉन्स वो अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन बाहर तो निकल नहीं पाते, तो पेपर थोड़ा सा उठ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हेन द टू बॉडी इज रब्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और व्हेन द टू बॉडी हैज अ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बेसिकली हम रब्ड बोलेंगे, है ना? व्हेन द टू बॉडी इज रब्ड with respect to each other, when the two body is rubbed with respect to each other, the heat energy is produced, and this heat energy is received by the electrons, and this heat energy is absorbed by the electrons, and they transfers from one body to another, and the body gets charged, and the body gets charged. What is the friction process? When the two bodies rub, generally लिखेंगे, when the two body rub with respect to each other, when the two body rubs with respect to each other, the transfer of electrons takes place and the body gets charged. One get positively and others negatively. Got it? I hope this is clear to you. Done है? What is the process of charging the body? Clarity है? Yes or no? फटाफट से क्वेश्चन देखो बच्चों, खत्म करते हैं। तो बच्चों अभी हमने एक और बात, हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसको इस बात को उठाएंगे। खत्म कर रहा हूं ये बोल के बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन कूलम। ये बहुत छोटी वैल्यू है। हमने कहा एक शक्कर के दाने का मास कितना होता है, तो आपने कहा सर 1 ग्राम, जो कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मैंने कहा किसी की दुकान पे जाएंगे तो बोलेंगे 1000, 1 लाख दाने दे दो, या तो आप बोलोगे सीधे 1 लाख दाने 1 किलो में होते हैं सर, लगभग लगभग 1 किलो दे दो, सॉरी ये तो 1000 आ जाएंगे ग्राम्स में, है ना? 1000 ग्राम 100 में ला, 1000 में ला के तो कितनी हो गई? 1 kg। तो आप बोलोगे इसको 1000 ग्राम दे दो या 1 kg दे दो, बराबर है। तो ये चार्ज की एक बहुत छोटी यूनिट है बच्चों। मतलब एक पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। मतलब मैं लिखना चाहूं तो यहाँ मुझे 18 जीरो लगाने पड़ेंगे, इतना कूलम एक के ऊपर होता है। तो मैंने कहा कितने चार्ज मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे? 1 कूलम का थोड़ी है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1000 छोटे 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 से दाने मिलके 1 kg बनाएंगे। सिमिलरली कितने नंबर ऑफ चार्ज मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे? तो हमें पता है बच्चों क्यू क्या होता है? N इंटू ई। मैं कह रहा हूं इस बॉडी के पास 1 कूलम का चार्ज है। कितने का है बच्चों? इस बॉडी के पास 1 कूलम का चार्ज है, पॉजिटिव।
तो उसके पास कौन होंगे ज्यादा, प्रोटॉन। लेकिन कितने प्रोटॉन है, क्या बात समझ में आई? मैंने आपको नंबर नहीं दिए, मैंने कहा इस बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है, 1 कूलम। अगर मैं बोलता इस बॉडी के पास 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज है, तो इसके पास कितने प्रोटॉन होते, एक ही होता। सिमिलरली मैंने कहा इस बॉडी के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो कितने प्रोटॉन होते, भाई क्वांटाइजेशन से कर देंगे, Q इक्वल टू N इंटू ए। तो Q कितना हो जाए, 1 कूलम। Q की वैल्यू कितनी आ जाए, 1। N बतानी, और एक पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, N और इसका, तो कितना आ जाए, 1। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक कूलम का इतना बड़ा चार्ज होता है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, N। क्या बात समझ में आई, यस और नो? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इज इक्वल टू N। समझ आया? इसको सॉल्व कर सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। 10 इंटू 10 की पावर 19 18 लिख सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 1.6 होगा तो 6.25 आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो बच्चों, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, ये तो नंबर है। इतने चार्ज मिलके एक कूलम का चार्ज बनाते हैं, समझ में आया? एक चार्ज पे कितने कूलम होता है, एक चार्ज पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है बच्चों। सिमिलरली 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर ऑफ चार्ज मिलके एक कूलम का चार्ज बनाते हैं। समझ आया? इसलिए बड़ी यूनिट का यूज करना पड़ता है हमें। एक चार्ज से क्या होगा, कुछ नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देखो 10 टू दी पावर 18 ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ चार्जेस चाहिए पड़ते हैं करंट का कंडक्शन कराने के लिए। तो एक बड़ी यूनिट के तौर पे हमने कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, समझ में आया? तो एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, नंबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 18। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट चार्जेस इंट्रोडक्शन, चार्जिंग ऑफ बॉडीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्जेस, है ना, कैसे बॉडीज को चार्ज किया जाता है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द बॉडीज, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, और थोड़ा सा एक Q इक्वल टू NE क्या है, टोटल चार्ज। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बस नेक्स्ट बॉडी में हम वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करेंगे, है ना। अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स बना लेना। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।